हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम कर रहे हैं आपके जनरल साइंस के कोर्स को, जिसमें हम आपका स्टार्ट किया है बायोलॉजी से। ऑलरेडी हम 2 क्लासेस को ले चुके हैं, ये हमारी 3rd क्लास है। हम पढ़ रहे हैं आपका पाचन। ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमने पाचन से शुरू किया है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए। देखिए, आपका एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम, आप एसएससी की किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, स्टेट में किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां कहीं भी जनरल साइंस पूछी जाती है, ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को सपोर्ट करना है सब्सक्राइब और शेयर करके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कोई भी डाउट हो, आपको नंबर प्रोवाइड है, पूछ सकते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड ही मैसेज करेंगे, वहां पर ये चीज भी ध्यान रखनी है। लास्ट वीडियो में जब हमने पाचन को शुरू किया था, तब हमने देखा था कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। आपका है आहार नाल, फिर है आपका सहायक ग्रंथियां। अब उसमें भी आपसे पूछा जाता है आहार नाल के भाग कौन से हैं। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां 2 चीजों से मिलकर बना है, दोनों अलग अलग है, और आपने उसका सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे पहले मुख गुहा आती है, जिसको आप बक्कल कैविटी बोलते हैं। फिर आपका ग्रास नली आती है, जिसको आप ईसोफेगस बोलते हैं। फिर आपका स्टमक आता है, जिसको आप आमाशय बोलते हैं। फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आती है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है आपकी आहार नाल के पार्ट सीक्वेंस में, कि कहां से आपकी आहार नाल शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, गुदा पे खत्म हो जाती है। फिर सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। जब आप मुख की बात करते हैं, आपके मुख में क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। तो मुख लार ग्रंथियां भी क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं। फिर यकृत, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे सिंपल सीधे क्वेश्चन पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होता है, यकृत होता है। ये सबसे बड़ा अंग भी यकृत होता है। जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है, ये स्किन ऑप्शन में है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और स्किन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देख रहे हैं स्किन तो कितना बड़ा है, लेकिन ये बाह्य है, क्योंकि आपकी ये बाहर से कॉन्टेक्ट में है ना, बाहर के वातावरण से, इसलिए ये बाह्य अंग है। और आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा हो गया, आपका यकृत हो गया। ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके से आपने आंसर देना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके चीजों की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा को देखेंगे। ये हमने पढ़ा था, आपका मुख था। मुख के बाद क्या आया, आपका ये ईसोफेगस, एक ट्यूब के समान संरचना है। फिर आपका स्टमक आता है, जो आपका दिखाई दे रहा है कि एक जे शेप स्ट्रक्चर है। फिर आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और फिर देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लास्ट में गुदा से ये बाहर निकल जाता है, ये रहा गुदा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फोकस करना है, यहाँ पर मुख गुहा वाले पार्ट में किसको पढ़ना है, मुख गुहा को देखते हैं। तो देखिए, मुख गुहा या बक्कल कैविटी जो है, मुख गुहा और बक्कल कैविटी में आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जीभ है और दांत है। बक्कल कैविटी में क्या है, जीभ है और दांत है। अब यहाँ पर क्या क्या है, वो चीजें आपने देखनी है, किस तरीके से हम इसको समझते हैं। देखिए, जीभ और आपके दांत दोनों ही भोजन के पाचन में सहायक हैं। कैसे, आप भोजन को निवाला, जिसको आप बोलते हैं वाइट, वो लेते हैं, दांत उसको क्या करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, और जीभ क्या करती है, उसको इधर से उधर मूवमेंट करने में या फिर लार को मिक्स करने में आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। और फिर क्या होता है, फिर वो आपको, आप ऐसे ही तो सीधे बाइट लेके उसको निवाले को लेकर सीधा नहीं निकल सकते ना, मतलब दांत ने यहाँ पर क्या किया, एक मैकेनिकल वर्क किया, उसको चबाया अच्छे से। फिर जो लार ग्रंथियां हैं, उसमें भी क्या होता है, आपका एंजाइम्स होते हैं, जो सैलिवरी एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें मिलकर उसको यहाँ पर पाचन करते हैं। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुख गुहा में आपका क्या होता है, दांत और जीभ होते हैं। मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर दांतों के बारे में आप कुछ चीजें आपको पढ़नी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जीभ होते हैं, देखिए ह्यूमंस के अगर हम दांतों की बात करें, तो आप देखेंगे जो मानवों में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कैसे हुए,
आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है, जब हम मुख की दांतों की बात करते हैं, इस तरीके से आपका ये जबड़ा है, इस पर दांत दांत इस तरीके से मान लेते हैं, ये दांत 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 इस तरीके से जब हम बात करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, हाफ को देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या करना है, आपने हाफ करना है, बीच में से इधर क्या होते हैं आपके 8 दांत होते हैं, इधर भी क्या है 8 दांत होते हैं, सेम ऐसे ही ऊपर होता है, इधर भी 8 होते हैं, इधर भी 8 होते हैं, तभी मिलाकर आप बोलते हैं एक वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं वो निचले या ऊपरी जबड़े के आधे भाग की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलें कि यहाँ पर क्या होता है, एक इंसीजर होता है, आपका क्या होता है, 2 इंसीजर होते हैं, जो ये आपके सामने वाले दांत हैं, अगर बीच में से आप लाइन कर दें तो 2 क्या है आपके इंसीजर हैं। फिर आप देखेंगे एक कैनाइन होता है, नुकीला सा, आपको कैनाइन दिखाई पड़ेगा। फिर आपको प्रीमोलर्स मिलते हैं, उसके बाद जो आपको लास्ट में जो दाढ़े आप जिसको बोलते हैं वो आपको मोलर्स दिखते हैं, 3 मोलर्स होते हैं। तो इसीलिए जो वयस्क में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, आपका दंत सूत्र 2 1 2 3, नीचे भी 2 1 2 3, लेकिन ये हाफ की बात हो रही है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप कितना आ जाता है, आपका 32 दांत आ जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। मतलब ये जो इधर आप 2 देख रहे हैं ये क्या है, आपके इंसीजर है, जिसको आप कृंतक बोलते हैं हिंदी में। फिर एक कैनाइन आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। फिर आपके 2 प्रीमोलर आते हैं और फिर आपके आते हैं 3 मोलर्स। मोलर्स लास्ट में जो 3rd मोलर होता है इसको आप अक्ल की दाढ़ भी बोलते हैं, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में जो दांत होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप आराम से अपने नोट्स बनाइए, जिसको नोट्स की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है वहां पर बात कर सकता है नोट्स के लिए। 4 प्रकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं आपके मनुष्य में, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका इंसीजर, जिसको आप हिंदी में कृंतक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। फिर आपका दूसरा आता है इंसीजर कैनाइन, जिसको आप हिंदी में रदनक बोलते हैं, जो कैनाइन आता है रदनक बोलते हैं आप इसको हिंदी में। फिर आता है आपका प्रीमोलर और फिर आता है आपका मोलर। मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रीमोलर्स आते हैं, फिर आते हैं आपके मोलर्स आते हैं। प्रीमोलर को आप बोलते हैं अग्रचोर्णक और मोलर्स को आप बोलते हैं चोर्णक, ये भी ध्यान रखना है। चोर्णक, अग्रचोर्णक और आपका ये होते हैं चोर्णक, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये होते हैं आपके चोर्णक। 4 प्रकार के दांत, इसीलिए जो मनुष्य का दंत्र सूत्र है वो क्या है, विषम दंती है। मनुष्य क्या है, विषम दंती है। विषम दंती कैसे हुआ, क्योंकि 4 प्रकार के दांत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इंसीजर होते हैं जो आप देखते हैं भोजन को पीसने या भोजन को आप कह सकते हैं काटने के काम आते हैं, जो आपके सामने वाले दांत हैं जिसको आप इंसीजर बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, वो भोजन को काटने के काम आते हैं। फिर आपका जो कैनाइन है वो देखेंगे मांसाहारी जीवों में वो ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि वो क्या है आपका चीरने फाड़ने का काम करता है। फिर आपने तीसरा प्रकार देखा अग्रचोर्णक और चोर्णक, ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को वहां से अच्छी तरीके से चबाते हैं, उनको पीसने का काम करते हैं। तो आपको 4 अलग अलग प्रकार के दांत दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मनुष्य का दंत सूत्र कैसा है, विषम दंती है मनुष्य, हेट्रोडोंट है, इतना ध्यान रखना है। और दूसरी चीज है डाइफायोंट है, मतलब द्विदंती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने सुना होगा एक बचपन में दांत आते हैं जिसको आप दूध के दांत बोलते हैं या फिर अस्थायी दांत बोलते हैं, और एक स्थायी दांत आते हैं, मतलब वो जब गिर जाते हैं तब आपके स्थायी दांत आते हैं, फिर उसके बाद वो जाके आपकी एक एज के साथ ही खत्म होते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तब खत्म होते हैं। तो मतलब मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, इसलिए मनुष्य द्विदंती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चारों का काम आपको पता चल गया कि इंसीजर क्या करता है, कैनाइन क्या करता है, आपका अग्रचोर्णक क्या करता है और चोर्णक क्या करता है। अगर हम दांतों की संख्या को देखें, दांतों की क्या संख्या को देखें, तो दांतों की संख्या आपकी कितनी होती है,
आप अगर वयस्क की बात करेंगे नंबर ऑफ टीथ तो कितने होंगे, आपको 32 ही मिलेंगे। लेकिन बालक में क्या होता है, आपका 20 दांत तो होते हैं। मतलब आप यहाँ पर देखिए जो ये 20 दांत हैं, इनमें क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें प्री मोलर्स नहीं होते, अग्रचौड़नक नहीं होते। 6-7 साल का, 5 साल का बच्चा है, उसमें अग्रचौड़नक आपको प्री मोलर्स देखने ही नहीं मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 4 से 5 साल के बच्चे में, जो छोटा बच्चा है, उसमें कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो अग्रचौड़नक नहीं होते। वहां पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो वहां पर जो थर्ड मोलर की बात हो रही है, जो थर्ड मोलर है ये भी नहीं होता, क्योंकि ये थर्ड मोलर जो है ये आता है आपकी 18 साल की उम्र के बाद। तो क्या आपको 5 साल के बच्चे में देखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो उनका दंत फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहाँ पर होता है 2 आपका 2, यहाँ पर क्या होगा 2 तब आपका जाके वहां पर 20 दांत होते हैं। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। 16 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं, 16 दांत ऊपर के, तब आपका क्या बनता है, आपका आपका दंत सूत्र बनता है, ठीक है। अग्रचौड़नक समझ आया, आपका छोटे बच्चों में नहीं होता है। दांतों की संख्या बच्चों में कितनी होगी, 20 होगी, जबकि आपके वयस्क जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती है 32। एक जो थर्ड मोलर होता है वो भी कब आता है, वो आपके 18 साल की उम्र के बाद आता है। लेकिन ये आपका वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोगों को देखा गया है कि बहुत टाइम बाद आता है, 30 की एज में जाके भी आता है, तो 18 के तुरंत बाद आ जाता है, तो उसको आप थर्ड मोलर को बोला जाता है अक्ल दाढ़, विजडम टूथ। और हिंदी में बोलते हैं कि इसको अकल की दाढ़ आ रही है, कल की दाढ़ आ रही है, कल का दांत आ रहा है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए 18 साल के बाद तो आप मेच्योरिटी में ही आ जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उसका यही सेंस लगाया गया है। बाकी कुछ ऐसा सेंस नहीं है कि जब तक वो दांत नहीं आएगा आपको अकल नहीं आएगी, ये चीज थोड़ा अलग मैटर है उसका, ठीक है। अब देखिए बच्चों के दंत सूत्र की अगर बात करें तो क्या होगा, 2102, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री मोलर नहीं होते, इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर नहीं होते। मोलर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि उनमें थर्ड मोलर आपको नहीं मिलेगा। फिर यही आपको नीचे देखने मिलेगा, कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखाई देगा, तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने वहां पर प्री मोलर्स को दर्शाया ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर के जबड़े में कितने दांत हैं, यहाँ पर 5 है, नीचे भी कितने हैं, 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर 2 से, तब कितना हो जाएगा, ये 20 दांत होते हैं। तो ये है दंत सूत्र, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंसाइजर जो होता है आपका, इंसाइजर आप देखेंगे हाथी का जो दिखाने वाला दांत होता है वो उसका सेकंड इंसाइजर ही होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए टीथ की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, टीथ का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए टीथ का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो जो पार्ट आप देखेंगे, जो पार्ट आपका अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जो आपके मसूड़े के अंदर प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। मसूड़े के अंदर जो दांत प्रेजेंट है उसको आप रूट बोलेंगे, हो जाता है कभी कभी। ये क्या है, ये है, आप समझिए यहाँ मसूड़े के अंदर जो प्रेजेंट है इसको आप क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। डेंटाइन आता है, फिर कैप आता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ये जो शिखर वाला पार्ट है यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है इनेमल। आपको बाहरी तरफ जो दिखाई पड़ रहा है वो पार्ट है आपका इनेमल। ये आपके दांत क्या है, इनेमल की कवरिंग से कवर है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम का कि आपसे पूछा जाता है आपकी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग क्या है, तो वो क्या है, आपके दांतों का इनेमल है। आप सोचेंगे बोन है या फिर कुछ और चीज है, नाखून है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो कठोरतम भाग है वो आपके दांतों पर पाई जाने वाली इनेमल की परत है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है, जो ठंडा गर्म इस तरीके का पानी बोलते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो इसी के वीक पड़ने से होती है। तो इनेमल क्या है, आपके शरीर का सबसे कठोरतम भाग,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ है, आपके दांतों में है, क्या है, इनेमल है, इनेमल की परत है। दांत का ऊपरी भाग इनेमल का बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। कहाँ मिलेगा आपको, शिखर में मिलता है, क्राउन में, शिखर में मिलता है। रूट तो आपके जबड़े के अंदर होगी और यहाँ पर बहुत सारी आर्टरीज आपकी आ रही होंगी, धमनियां, ब्लड वेसल्स, जो कि यहाँ पर क्या कर रही होंगी, सप्लाई दे रही होंगी। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, जो दूसरी चीज प्रेजेंट है वो है लार ग्रंथियां। दांतों की बात करी, फिर उसके बाद आते हैं लार ग्रंथियां। आपके मुख बक्कल कैविटी में ही, मुख गुहा में ही आपकी क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं, वो क्या है, आपकी लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, जब आप भोजन को चबाते हैं तब उसमें क्या करती हैं, उसको चबाने में उसको लुब्रिकेट करती है, मतलब उसको चिकनाहट देती है लार। कैसे देती है वो, लार ग्रंथियां देती हैं। कैसे, लार को सिक्रीट करके, श्रावण करके, जब लार उसमें मिलती है तो आप भोजन को अच्छे से पीस भी सकते हैं, उसको निगलने में भी सहायता होती है, क्योंकि उसको वहां से चिकनाहट मिल जाती है। तो लार क्या है, और इम्पॉर्टेंट चीज है, लार में आपको एंजाइम भी देखने के लिए मिलते हैं। वो अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसा है तो उसको भी खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। लार मुख में, मुंह में और क्या होता है, मुख में आपका लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मुख में क्या है, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात सुनिए, यहाँ पर ये ग्रंथियां आपका क्या है, ग्लैंड्स। ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स देखिए वो चीज होती हैं जो कुछ ना कुछ श्रावित कर रही हूं। एक होता है आपका, अब ग्लैंड्स भी दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन बाह्य श्राव्य ग्रंथियां या फिर अंतःश्राव्य ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में फर्क क्या है, बाह्य श्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो उनका श्रावण है, मतलब ग्रंथि है तो वो कुछ ना कुछ वहां से रिलीज कर रही होगी, निकाल रही होगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही होगी, लेकिन वो किसके थ्रू करती है, वो सिक्रीट कोई ना कोई वहां पर आपको डक्ट मिलेगी, डक्ट के थ्रू वो वहां पर क्या कर रही होंगी, अपना सिक्रीशन दे रही होंगी। और ज्यादातर आप देखेंगे एंजाइम्स वगैरह या कोई रस ये सिक्रीट करती हैं। दूसरी तरफ अंतःश्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं, मतलब उनको किसी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन भेजने की जरूरत नहीं है। वो क्या करती हैं, अपना डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं जो भी पदार्थ वो बनाती हैं। जैसे अंतःश्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और सीधे ब्लड में छोड़ती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लार ग्रंथियां क्या होते हैं, तो देखिए लार ग्रंथियां हैं आपकी 3 प्रकार की। लार ग्रंथियां क्या है, 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कितने, 3 जोड़े आपको लार ग्रंथि के आपके मुख गुहा में मिलते हैं, 3 जोड़े। लार ग्रंथि में क्या होता है, इसमें एंजाइम भी होते हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, जो लार बनाती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 3 जोड़े आपके लार ग्रंथियों के होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। उसमें जो ये तीनों मिलकर जो चीज बनाती हैं आप उसको लार बोलते हैं। तीनों के सिक्रीशन से, ये भी ध्यान रखना है, तीनों ने मिलके जो श्रावित किया है उसको आप लार बोल रहे हैं, सलाइवा बोल रहे हैं। अब इस सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स भी होता है, जिसको आप सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं या लार एमाइलेज बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एमाइलेज है ये आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अग्नाशय भी स्रावित करता है, तो इसको उससे अलग करने के लिए इसको आप सलाइवरी एमाइलेज बोल रहे हैं या लार एमाइलेज बोल रहे हैं, वहीं पर उसको आप पैनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है, अग्नाशय का एमाइलेज बोलते हैं। 3 जोड़े आपकी लार ग्रंथियों के होते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। टोटल नंबर पूछा जाए तो 6 आपकी लार ग्रंथियां होती हैं। लार में एंजाइम होता है जिसको आप एमाइलेज या फिर आप टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, एमाइलेज बोलते हैं या टाइलिन बोलते हैं। लार एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। नाम क्या है, या तो आप इसको टाइलिन नाम दे सकते हैं या फिर एमाइलेज, टाइलिन या फिर एमाइलेज या लार एमाइलेज। ये क्या करता है, यहाँ पर सुनिए, आपने जो भोजन खाया है, जो भी भोजन में लिया है आपने, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी लिया होगा, प्रोटीन भी लिया होगा, फैट भी लिया होगा। तब उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है
ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो अंतिम पाचन होता है वो ग्लूकोज में होता है, वही हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है वो आपके मुख से ही हो जाता है। ये जो लार एमाइलेज है, जो टाइलिन है, वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट आपने उस पर खाया था उस पर क्रिया करके उसे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोज आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आपका अंतिम उत्पाद जो बनना है कार्बोहाइड्रेट से, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी, माल्टोज वो नहीं है। लेकिन आपका ये भी ध्यान रखना है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, तो आपके मुख से जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 30% आपका कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट कहां हो जाता है? आपके मुख में ही हो जाता है। करता कौन है? आपका लार एमाइलेज करता है, ये भी ध्यान रखना है। और माल्टोज आपका क्या है? एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जो दो शुगर से मिलकर बना होता है सैकेराइड, उसमें क्या है? डाइसैकेराइड होते हैं। ग्लूकोज आपस में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज यहाँ पर जोड़े में होता है, मतलब ग्लूकोज यहाँ पर जोड़े में प्रेजेंट है। अब इसका आगे ब्रेक डाउन होगा या इसका आगे पाचन होगा तो इससे ग्लूकोज मिल जाएगा, दोनों टूट जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जोड़े में आपको जहां पर मिल दिखाई देंगे तो वो डाइसैकेराइड होते हैं। माल्टोज क्या है? आपका एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो लार ग्रंथियां हैं आपकी वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपका पैरोटिड आप देखेंगे, एक होती है, 3 प्रकार की अभी देखा था, 3 जोड़े होते हैं, 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबसे बड़ी आपकी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि। इसका जो आप देखेंगे, इसकी जो लोकेशन होती है वो कहां पर होती है? यहाँ पर आपके कान के पास, यहाँ पर आपको मिलेगी, कान के पास लार ग्रंथि दोनों तरफ मिलती है, मतलब आपकी पैरोटिड लार ग्रंथि। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, तीनों में सबसे बड़ी है। तीनों में क्या है? सबसे बड़ी। तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? आपकी लार ग्रंथि है। ठीक है, दूसरा कान के पास होती है, संख्या में 2 होती हैं, ये तो आपको बता ही दिया। दूसरी देखेंगे अगर, दूसरा जो प्रकार है, दूसरा है आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ये भी अब ये आपकी कहाँ होती है? मुख में होती है, लेकिन आप देखेंगे टंग के पीछे आपको मिलती है, जो आपकी जीभ है उसके पीछे की तरफ आपको मिलेगी। ये आपकी सबलिंगुअल, लिंगुअल देखिए ध्यान रखना है, आपका जीभ से रिलेटेड वर्ड है, तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहाँ होती है? आपकी टंग के पीछे होती है, ये चीज ध्यान रखना है। और तीनों में क्या है? ये सबसे छोटी है। ये क्या है? सबसे छोटी, ये भी ध्यान रखें, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सबसे छोटी है। दूसरा आप देखेंगे, थर्ड जो आपका प्रकार है वो है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो ये जो लार ग्रंथि है, ये आप देखेंगे आपका जो ये निचला जबड़ा है, इसके यहाँ पर नीचे उपस्थित होती है, निचले जबड़े के नीचे उपस्थित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लार का उत्पादन करती है वो यही करती है, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। अब हम आगे देखेंगे, हमने देखा लार होती है, आपकी लार ग्रंथियां होती हैं, दांत उपस्थित होते हैं। तीसरी चीज अगर हम देखें तो आपने देखा आपकी मुख में और क्या होता है? टंग होती है, मतलब आपकी जीभ होती है। टंग भी क्या होती है? उपस्थित होती है, आपकी जीभ उपस्थित होती है आपके मुंह में। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि CHSL का क्वेश्चन है आपका कि टंग से आपको टेस्ट कैसे मिलता है? टंग में क्या ऐसा क्या होता है जिसमें आप टेस्ट आपको मिलता है? टंग से आपको पता है आप स्वाद लेते हैं,
हेल्प तो करती है पाचन में, बाकी आपको जो टेस्ट आता है वो आपका टंग से, जीभ से आता है। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि कैसे आता है, तो आप कभी अपनी टंग को शीशे में देखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे रेड 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 से डॉट डॉट से दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे साइड में भी मिलेंगे, नीचे भी मिलेंगे, पूरी टंग में आप देखेंगे रेड रेड या फिर पिंक पिंक, वो आपको डॉट से दिखाई देंगे। तो टंग में क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं और आपकी पैपिली, जिनको आप बोलते हैं कि पैपिली उपस्थित होती है आपकी पूरी टंग में। तो आपकी जो टंग का जो पार्ट होता है, इस तरीके से आप टंग को देखिए, ये है आपकी टंग। टंग में क्या होता है, आपका टंग का जो पार्ट होता है, यहाँ पर आप अलग स्वाद लेंगे, यहाँ से आप अलग स्वाद, यहाँ पर अलग स्वाद होता है और यहाँ पर अलग स्वाद होता है। ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे आपको कड़वा स्वाद मिलता है। इसलिए आप देखते हैं जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं, अगर आप उसको बीच में, टंग के बीच में रख के खाएंगे तब वो आपको आसानी से निगल जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको पीछे 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 रख के खाते हैं, तभी एकदम से कड़वा टेस्ट पहुंचता है, क्योंकि वहां पर जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जो पैपिली प्रेजेंट हैं, जो टेस्ट बड प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, आपके कड़वे स्वाद को एकदम से लेते हैं। कड़वे स्वाद के लिए ही बना हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। जो आपका निचला हिस्सा होता है, वहां पर आपको देखेंगे जो टंग का निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्या नमकीन स्वाद पता चलता है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपको मीठा स्वाद पता चलता है, स्वीट। ये जो साइड में है, ये जो दोनों पार्ट, यहाँ से आपको खट्टा स्वाद प्रेजेंट पता चलता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कड़वा स्वाद पता चलता है। तो यही आप लिख सकते हैं। जीभ में आपके रसवेदी रिसेप्टर होते हैं जो स्वाद को अनुभव करते हैं, जिसको आप गैस्ट्री रिसेप्टर बोलेंगे, या टेस्ट बड या फिर पैपिली भी याद रखना, टेस्ट पैपिली बोलते हैं। जीभ भोजन को पलटने में मदद करती है ताकि उनमें लार ठीक से मिल सके, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आई। आपके मुख में क्या क्या प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है। देखिए हमने किस तरीके से दांत को आप दंत सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला किस तरीके से बनता है जो आपको दिखता है। फिर आपने देखा आपकी लार ग्रंथियां प्रेजेंट हैं, फिर आपकी टंग प्रेजेंट है, उससे टेस्ट कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग पार्ट आपकी जीभ के अलग अलग स्वाद को महसूस करने के लिए बने हैं, उनके ऊपर उसी तरीके से गैस्ट्री रिसेप्टर होते हैं या फिर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए भोजन आपने चबा लिया, उसमें लार अच्छे से मिल गई, अब वो क्या है, वो निगलने के लिए तैयार हो गया। तो आप उसको देखेंगे, जब आप उसको निगलते हैं तब वो एक पाइप के थ्रू नीचे चल जाता है। उस पाइप को आप बोलते हैं ईसोफेगस या फिर ग्रास नली बोलते हैं। ईसोफेगस या फिर ग्रास नली बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आप उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस या फिर ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं कितना लंबा हो गया है, 28। तो फिर आज इसको यहीं पर खत्म करते हैं। हमने मुख गुहा को देखा है, नेक्स्ट हम स्टमक और आपका ईसोफेगस को फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और होगा, उसके बाद आपका चैप्टर जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हर चैप्टर के बाद अपने क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और वही आपको पूछे जाते हैं, तो वो सॉल्व करके आपने देखना है कि आपको कितना समझ आता है। कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी यहाँ पर आपको देखिए मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी तो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे तेज बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करें, उस पर हम आपके क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ यहाँ पर आपका सजेशन होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के लिए नीचे आपको दूसरे चैनल का लिंक मिला हुआ है, आप वहां पर जाएंगे, माही बायोलॉजी क्लासेस, चैप्टर के बाद क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेंगे इस वीडियो के, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।